Welcome to the channel. Let's add a crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 17 video on MCQs series from the chapter Government Budget and the Economy, which is a part of Macroeconomics. So हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं और हमारा ये 3rd चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट का। तो 2 चैप्टर्स हमने एक मनी का चैप्टर किया और दूसरा चैप्टर हमने बैंकिंग का किया। सो होप आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे, चैनल पर आप न्यू है तो प्लेलिस्ट में आपको उनके सभी लेसन्स मिल जाएंगे डे 1 से लेकर डे 16 तक। और ये डे 17 की वीडियो है, तो हम हर एक डे में 5 एमसीक्यूज कर रहे हैं और जितना भी हमारा पूरे चैप्टर्स का सिलेबस है, सभी जो आने वाले पेपर में एमसीक्यूज के रिगार्डिंग जो पेपर हो रहा है उनमें जो सिलेबस आ रहा है उनसे हमने उठाए हैं सभी सिलेबस, उसको कवर करते हुए हमने एमसीक्यूज लिए हैं उनमें से ही। क्लियर? तो इसी तरीके से एमसीक्यूज के लेसन्स के साथ जुड़े रहने के लिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिए कि ये और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते आज का लेसन और बजटिंग चैप्टर का, गवर्नमेंट बजट के चैप्टर का 11th क्वेश्चन। और ये हमारा गवर्नमेंट बजट के चैप्टर की 3rd वीडियो है। इस चैप्टर की भी हमने 2 वीडियोस बना ली हैं, कर ली हैं, में हमने 10 एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। तो उनका सभी का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, वो भी जरूर चेक कीजिएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी वहां पर एमसीक्यू सीरीज के नाम पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डैश आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस कैपिटल। अब ये कौन से फंड्स हैं जो गवर्नमेंट रेज करती है टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, देखिए इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा पार्ट प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि देखिए गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं और इनकम्स होती हैं, इनके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिक से। तो ये बेसिक से अब ऊपर आते हुए हम थोड़ा सा डीपली क्वेश्चंस ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने प्रीवियस लेसन्स की रिवीजन भी नहीं की तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि मेन स्पेशल बात हमारे एमसीक्यू सीरीज की ये है कि हम इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ विद एक्सप्लेनेशन इनकी कर रहे हैं कि किस टॉपिक से उठाया गया ये क्वेश्चन है, सिलेबस की किस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका आंसर क्या है, उसको हम डीपली डिस्कस करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से आपको देखना है ऑप्शन से। क्लियर? तो छोटी छोटी साथ ही साथ हम ट्रिक्स एंड टिप्स भी सीख रहे हैं कि इसका आंसर कैसे देना है, अगर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया फिर उसका आंसर कैसे देना है। क्लियर? अब जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा फंड है जो गवर्नमेंट रेज करती है अगर उसको एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया। एक तो 2 ही चीजें है ना गवर्नमेंट की बजटिंग में, एक तो खर्चा और एक इनकम। क्लियर? अभी खर्चा ज्यादा हो गया, उसके लिए उसको फंड चाहिए। फंड चाहिए, कौन सा ऐसा फंड गवर्नमेंट रेज करेगी? वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शन ए पे है ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स लेगी क्या? डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अब डिसइन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। डिसइन्वेस्टमेंट से बहुत बार क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसको आज हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसमें से भी हमने क्वेश्चंस डाले हैं। तो अभी के लिए आप देखिए कि इसमें से आंसर क्या है, कौन सी ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट रेज करती है, जो उसके एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाते हैं उनको मीट करने के लिए वो रेज करती है। ग्रांट्स है, डिसइन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है या बोरिंग्स है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको आंसर पता है ना, आप अपना आंसर साइड में लिखिए कॉपी में और वीडियो को पॉज करके जरा सोचिए, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर? सो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर पर चलते हैं हम। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, दैट इज बोरिंग्स। तो देखिए आंसर है ऑप्शन डी, लेकिन क्यों है? अब देखिए बोरिंग्स क्या होता है? उधार लेना। क्लियर? तो गवर्नमेंट क्या करती है? फंड। बोरिंग्स क्या है? ये बोरिंग का मीनिंग ही लिखा हुआ था जो हमने ऊपर क्वेश्चन में था हमारे पास, ये चीज डैश आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर। ये क्या चीज क्या थी? ये थी बोरिंग का मीनिंग। बोरिंग एक ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट रेज करती है। गवर्नमेंट अपने एक्सेस अगर एक्सपेंडिचर हो जाती है उसको, तो उसको मीट करने के लिए वो जो फंड्स रेज करती है उस फंड्स को क्या बोलते हैं? बोरिंग्स बोलते हैं। क्लियर? अब गवर्नमेंट जो बोरिंग्स लाती है, वो जो फंड्स लाती है उनके मेन सोर्सेस क्या है? तो गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम कहां से बोरो करती है? ओपन मार्केट से बोरो कर सकती है, पब्लिक से कर सकती है ना बोरो। अब ये पब्लिक से बोरो करने के बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत डीपली जाए तो बहुत सारे प्रोसेस है। लाइक वो शेयर्स इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, तो बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते थे। हमने इनके बारे में डीपली डिस्कस किया हुआ है। क्लियर?
सो अब देखिए ओपन मार्केट से वो इशू कर सकती है, अपने फंड्स रेज कर सकती है। दूसरी चीज क्या है, रिजर्व बैंक से बोरिंग ले सकती है, उधार ले सकती है ना। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, तो उससे भी उधार ले सकती है, बोरिंग रेज कर सकती है ना, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। अब तीसरा सोर्स उसका क्या है बोरो करने का, फॉरेन गवर्नमेंट्स। अब फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है लाइक लोन अगर ले सकती है वो यूएसए के साथ अगर उसके कनेक्शंस हैं, तो गवर्नमेंट जो है यूएसए से भी लोन ले सकती है, इंग्लैंड से भी ले सकती है, और भी किसी कंट्री के साथ अगर उसका रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, और इन दी फाइनेंशियल सेंस अगर उसका अच्छा रिलेशन है, तो गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट से भी लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है फंड्स। क्लियर, तो ये भी एक सोर्स हो जाता है। अब चौथा सोर्स मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ये तो मेन सोर्स है ना। अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर मुश्किल में पड़ती है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाती है बोरो करने के लिए कि मुझे उधार दे दो, हमारी कंट्री ने भी लिया हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक से भी वो क्या करती है, अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए फंड रेज करती है, और उस फंड्स को हम बोलते हैं बोरिंग्स। क्लियर, अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम आईएमएफ बोलते हैं, आईएमएफ भी क्या है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इससे भी वो बोरो कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे वो लोन या बोरो कर सकती हैं अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट बोरिंग्स। तो बोरिंग्स के बारे में हुआ ये बात। अब बोरिंग्स क्या है, अब बोरिंग्स भी कोई चीज है, किसके अंडर आती है, जिस टॉपिक के बारे में हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग। अब क्या इस बोरिंग का क्या रिलेशन है उस चैप्टर के साथ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में और भी डीपली क्लियर करेंगे इस बात को। अभी के लिए आपको ये पता चल गया कि बोरिंग का मीनिंग क्या है, वो कहाँ से बोरिंग की जा सकती है। अब इसको और भी डिटेल में करेंगे। अब ये बोरिंग किस में आती है, किस कैटेगरी में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में भी आपको बताया था कि आपको ये पता होनी चीज बहुत जरूरी है कि ये अगर कोई टॉपिक हम कर रहे हैं, कोई भी चीज हमने किया, ये जैसे बोरिंग किया, अब ये किसके अंडर आती है, ये कैपिटल रिसीप्ट है या हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या ये हमारा एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आपको इसकी सब कैटेगरी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सीधा पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको और भी डिटेल में करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। अब देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि बेसिक फर्स्ट लेसन में हमने पहले डिटेल में किया ये चीज कैपिटल रिसीप्ट क्या है, सेकेंड लेसन में भी इसके रिगार्डिंग हमने चार्ट समझा। उस चार्ट को देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप न्यू है तो उसको देख सकते हैं। बिकॉज अगर आपको वो चार्ट समझ में नहीं आया तो आपको ये क्वेश्चन का बेस समझ में नहीं आएगा। क्लियर, तो कौन सी चीज किस कैटेगरी में है पहले तो समझने के लिए आपको इन चीजों के बारे में डिटेल पता होनी जरूरी है कि कैपिटल रिसीप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन उनके रिगार्डिंग उनकी कैटेगरीज के रिगार्डिंग चार्ट हमने बनाकर प्रीवियस वीडियोस में डाला है, वो देख सकते हैं आप। क्लियर, सो अब देखिए कौन सी ऐसा चीज है नीचे दी गई ऑप्शंस में से जो सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट नहीं है। कैपिटल वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैपिटल इज अ फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। अब ऐसी कौन सी चीज है नीचे दी गई ऑप्शंस में जो कैपिटल रिसीप्ट नहीं है, बोरिंग्स, रिकवरी फ्रॉम लोन्स, ग्रांट्स, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्रीवियस लेसन आपने बहुत ध्यान से देखा तो आपको आंसर सीधा पता चल रहा है कौन सी ऐसी नहीं है। तो हमें ये पहले पता, अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा ना, अब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो देखिए अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट नहीं है, तो आप खुद सोचिए, फिर आपको ये पता होगा कि अगर कैपिटल रिसीप्ट कौन सी है तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर पता है कि कैपिटल रिसीप्ट कौन कौन सी है, आप उनको साइड में कर लीजिए, तो जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नॉट अ कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर, तो वो हमारा बन जाएगा नॉट अ कैपिटल रिसीप्ट। अब देखिए बोरिंग्स अभी हमने किया, बोरिंग्स क्या है, उधार लेना, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अब अगर आपको रेवेन्यू रिसीप्ट के रूल्स याद है तो बहुत इजी हो जाएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या होता था, रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या होता था, दो चीजें उसके कंडीशंस थी। एक कंडीशन थी नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, अब बोरिंग लेंगे तो लाइबिलिटी तो क्रिएट हो रही है ना, तो वो दोनों कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी था। दो कंडीशंस थी ना, अगर आपको याद हो, हमने दो कंडीशंस बताई थी, पहली थी लाइबिलिटी वाली, पहली थी लाइबिलिटी वाली। अब जब रेवेन्यू रिसीप्ट था
उसमें लाइबिलिटी जो है वो क्या होती थी, क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस अ एसिड। अब एसिड की बात हो रही थी, एक तो दो कंडीशंस यही थी ना, एक तो ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, ना ही एसिड रिड्यूस होना चाहिए। ये दो कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी था किस केस में, रेवेन्यू रिसीप्ट में। क्लियर। लेकिन अब कैपिटल रिसीप्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि ये दोनों कंडीशंस उल्टी पड़ जाती हैं इन कैपिटल रिसीप्ट। इसमें क्या होता था, लाइबिलिटी जो है वो भी क्रिएट होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी भी क्रिएट होती है, और इसके साथ साथ एसेट भी जो है वो रिड्यूस होता है। क्लियर। अब लेकिन अब इसके बारे में और भी अच्छे से आज की वीडियो में हम और भी डिटेल में बात करेंगे इन कंडीशंस के रिगार्डिंग। क्लियर। एक स्पेशल चीज बतानी है जो प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रह गई थी, आज हम इसको और भी डिटेल में करेंगे। क्लियर। तो देखिए कंडीशंस जो है इनमें चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है उसकी। तो देखिए अब इसमें अगर आप बोरिंग में सोचे, उधार लेना, इससे क्या हो रहा है, उधार क्या है, अपने आप में एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ये तो हमारा सोर्स ऑफ फिर कैपिटल रिसीव बन गया ना, जिसमें लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है वो तो कैपिटल रिसीव बन गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए। अब रिकवरी ऑफ लोन, अब लोन की रिकवरी कर रहे हैं, इसमें लोन की रिकवरी कर रहे हैं। तो देखिए लोन पहले दिया, लोन दिया तो एसेट क्रिएट हुआ, एसिड क्रिएट हुआ। तो एसिड जब हम, अब देखिए अगर अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, गवर्नमेंट ने लोन दिया, लोन की रिकवरी की जा रही है। लोन अगर जब दिया तो वो एसिड क्रिएट कर रहा था, वो चीज क्या हो रही थी, एसिड क्रिएट हुई। अब जब लोन की रिकवरी कर रहे हैं तो एसिड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें एसिड रिड्यूस वाली कंडीशन किस में आती है, ये आती है कैपिटल रिसीप्ट में आती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नहीं कैपिटल रिसीप्ट नहीं है वो हमें ढूंढना है। अब ग्रांट्स, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेसन में हमने जो मेन सोर्सेस थे, जो हमारे पास था रेवेन्यू रिसीप्ट, उसके हमने मेन सोर्सेस को डिस्कस किया था। मेन सोर्सेस जो है उनकी किन किन तरीकों से हम रेवेन्यू रिसीव कर सकते थे, तो उनमें एक वर्ड आया था ग्रांट्स। क्लियर, ग्रांट्स आया था ना, तो इसका मतलब ग्रांट क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, ना कि कैपिटल रिसीप्ट। इसको हम डिटेल में कर चुके हैं। तो इसका मतलब अगर ये रेवेन्यू रिसीप्ट है तो कैपिटल रिसीप्ट तो होगा नहीं, तो यही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। क्लियर। तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये एक कैपिटल रिसीप्ट है। इसके बारे में भी हम आज डिटेल में करेंगे। क्लियर, आने वाले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट इसी लेसन में करेंगे। क्लियर। सो हमारा आंसर बन जाता है ग्रांट्स, जो कि एक सोर्स नहीं है कैपिटल रिसीप्ट का। और ग्रांट क्या है, फिर रेवेन्यू रिसीप्ट है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज की, ग्रांट क्या है। क्लियर। नाउ इसके आंसर पर चलते, तो द ग्रांट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। अब देखिए सोर्सेस कौन कौन से हैं कैपिटल रिसीप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कैपिटल रिसीप्ट क्या है, हम प्रीवियस ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल रिसीप्ट इज रिलेटेड विद दो कंडीशन है, इसकी मेन दो कंडीशन है, कौन कौन सी, एक तो इधर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, इधर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, एक तो लिख देते हैं यहाँ पर, इधर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, इधर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और reduces an asset। ये दो मेन कंडीशंस इसमें होती हैं। क्लियर। अब इन कंडीशंस के रिगार्डिंग भी एक और क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं वो आपको बताऊंगी नेक्स्ट, जब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी। तो देखिए अब इसमें ये दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। जैसे हमारा कैपिटल, हमने रेवेन्यू रिसीप्ट में कंडीशंस की थी, दो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, इसी तरीके से इसमें भी ये कंडीशंस है। लेकिन उस कंडीशंस में और इन कंडीशंस में थोड़ा सा एक चेंज है, डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, बहुत मिनिमम डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना ये चीज। क्लियर। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्लियर। सो इस तरह से क्या होता है कि कंडीशंस जो है, ये दो कंडीशंस होती है कैपिटल रिसीप्ट की। अब ये सोर्सेस कहाँ से ये कैपिटल रिसीप्ट जो है रेज की जा सकती है, कौन कौन से सोर्सेज है, बोरिंग से की जा सकती है, गवर्नमेंट अब बोरिंग करके कैपिटल रिसीप्ट करती है, रिकवरी ऑफ लोन करके करती है। अदर रिसीप्ट कौन कौन से है, डिसइन्वेस्टमेंट है, स्मॉल सेविंग्स है, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके ये मेन सोर्सेज हैं कैपिटल रिसीप्ट के। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन आया है, बोरिंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट बिकॉज। अब बोरिंग क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है, क्यों। अब बोरिंग के रिगार्डिंग हमने एक और क्वेश्चन बना दिया, बन सकता था इसीलिए बनाया। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया बोरिंग, अब देखिए ध्यान से सोचिएगा, बोरिंग जो है क्या है। पहली बात तो बोरिंग किस कैटेगरी में आ रहा है, वो देखिए बोरिंग जो है किस कैटेगरी में आ रहा है, बोरिंग आ रहा है कैपिटल रिसीप्ट में।
बोरिंग किस कैटेगरी से निकल कर आया? कैपिटल रिसिप्ट से निकल कर आया। अब कैपिटल रिसिप्ट से निकल कर आया, कैपिटल रिसिप्ट की दो कंडीशन है। एक तो हमने बताया था आपको कि ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस अ एसेट। अब इसके बारे में अब इसी 13 क्वेश्चन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये दो कंडीशंस क्यों है और इनमें एक छुपी हुई बात क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आपको ये पता होनी बहुत जरूरी है। छोटी भी बात आपके लिए हो सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। डिफरेंस क्रिएट कर रही है यहाँ पर कैपिटल रिसीट में और रेवेन्यू रिसीट में, उनकी कंडीशंस में। क्लियर? ये बात जरूर सुनिएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट जो है, अब इसकी दो कंडीशंस हमने की थी। एक तो इधर है क्रिएट्स अ लायबिलिटी और नॉर और रिड्यूसेस अ एसेट, रिड्यूसेस एन एसेट, ये थी। तो अब आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये एक लायबिलिटी है या फिर एसेट है। अब अगर आपको पता हो कि बोरिंग क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। बोरिंग क्या पता है? लायबिलिटी। अगर ये लायबिलिटी है तो इसका मतलब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लायबिलिटी क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। लायबिलिटी क्रिएट कर रही है तो सीधा सीधा हमारा आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। बोरिंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों है ये कैपिटल रिसिप्ट? बिकॉज इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। तो ऑटोमेटिकली ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगी। इट क्रिएट्स एन एसेट और ये भी इट रिड्यूसेस एन लायबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बच्चों को ये पता होता है कि कैपिटल रिसिप्ट की दो कंडीशंस हैं, दैट इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी एंड इट क्रिएट्स एन एसेट। क्लियर? इट रिड्यूसेस एन एसेट, दैट इज यहाँ पर अब रिड्यूसेस एन एसेट वाली ऑप्शन वैसे भी नहीं है। क्लियर? लेकिन ये दो कंडीशन जो है वो किसकी है? वो ये दोनों जो बी और सी ऑप्शन में लिखी हैं, ये दोनों कंडीशंस हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए करना है। मैंने ये इसके डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो आप इन दो कंडीशंस में कंफ्यूज ना हो जाए। अगर ऑप्शन में उन्होंने लिख दिया इट रिड्यूसेस एन एसेट, तो आप कंफ्यूज होकर ये दोनों ऑप्शन आपको सही लगेंगी कि ये कैपिटल रिसिप्ट की कंडीशंस है, तो हम ये ऑल ऑफ द अबव ही लगा देते हैं, यही सही होगा। तो ये इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज पूछी गई है, बोरिंग्स पूछी गई है, तो बोरिंग्स एक्चुअल में है क्या, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बोरिंग्स है एक्चुअली लायबिलिटी है। अब ये कैपिटल रिसिप्ट की दो कंडीशंस देखनी है हमें कि इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी और दूसरी कंडीशन है इट रिड्यूसेस एन एसेट। अब देखिए बोरिंग से क्या होता है? क्रिएट हो रही है लायबिलिटी, तो इट मींस इसका आंसर सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। हम एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नहीं सोचेंगे। क्लियर? तो नाउ मूविंग टू द आंसर, तो आंसर यही है, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। अब देखिए वही चीज बोली है, कंडीशंस फॉर द कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए दो कंडीशंस है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रीवियस हमने वीडियोस में बात की थी कंडीशंस फॉर द रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? अब रेवेन्यू रिसीट में दो कंडीशंस थी। एक तो हमारी थी इट नॉर क्रिएट्स अ लायबिलिटी। क्लियर? तो नॉर रिड्यूसेस एन एसेट, वो थी। लेकिन इसमें उल्टा है, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। क्लियर? उल्टा है ना? लेकिन जो चीजें नीचे लिखी थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ध्यान से देखा तो आपको मेरा बना हुआ चार्ट नजर आएगा, जिसमें यहाँ पर नीचे लिखा था बोथ कंडीशंस आर मस्ट। क्लियर? दोनों कंडीशन जरूरी थी फुलफिल करना। लेकिन इसमें क्या है? सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। ये मेन डिफरेंस है इनकी दो कंडीशंस में, रेवेन्यू रिसिप्ट की और कैपिटल रिसिप्ट में। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी था कि नीदर क्रिएट्स एन लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एन एसेट वाली रेवेन्यू रिसीप्ट में। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट में अगर एक भी कंडीशन, जैसे अब देखिए बोरिंग के केस में अब एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, ये वाली, दैट इज लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमने इसको बोल दिया ये कैपिटल रिसीप्ट है। क्लियर? हमने बोला ना इसको कैपिटल रिसीप्ट है। तो इसलिए क्या है, इसमें सेटिस्फाई होना, एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या बोलेंगे? हम उसको कैपिटल रिसीप्ट बोलेंगे। क्लियर? इस बात का ध्यान है। आपके माइंड में यही कंफ्यूजन होगी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो हम इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बता देते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है, जो आपको कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता, क्योंकि आपको लगता है कि दोनों कंडीशन जैसे उसमें था इसमें भी ऐसे ही है, कि इसमें भी दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, सेटिस्फाई होंगी, तभी हम बता पाएंगे, तभी हम ये इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन क्या होता है कि इसमें सिर्फ अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोल देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर ऐसी उन्होंने एग्जाम्पल लिख दी जिसमें सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए बोरिंग, यही मैंने चीज लिखी है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाते वक्त लिखा हुआ है, बोरिंग क्या एक लायबिलिटी है। अब जो बोरिंग है एक लायबिलिटी और ये कैपिटल रिसिप्ट है, इस वजह से ये क्या बन जाती है? इट क्रिएट्स लायबिलिटी। क्लियर?
सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप देखिए आज का लेसन हमारा थोड़ा सा डीपली है विद रिलेटेड टॉपिक ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर? तो कैपिटल रिसीप्ट से ही ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस पेपर्स में आ चुके क्वेश्चन है और यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। क्लियर? अगर कोई यूजीसी का लेसन भी स्टूडेंट भी इसको देख रहा है, वीडियोस को देख रहा है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इट इज द कैपिटल रिसीप्ट। अब ये क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है। ये तो पता चल गया कैपिटल रिसीप्ट है, which refers to the act of selling a part of। अब जो क्या बता रही है कि ये क्या कौन सा एक्ट है? एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स। अब इसमें क्या बात हो रही है? सेलिंग अ पार्ट, कुछ पार्ट या फिर सारा पार्ट बेचने की बात हो रही है, लेकिन किसकी? शेयर्स की। ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर, सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग। कुछ सिलेक्टेड जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसे हम पीएसयू बोलते हैं, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्ड किए गए, गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो सिलेक्टेड शेयर्स होते हैं, या तो कुछ पार्ट उनका या फिर पूरा पार्ट शेयर्स का अगर वो बेचती है, तो उस एक्ट को ऑफ कैपिटल रिसीप्ट को क्या बोला जाता है, ये पूछ रहे हैं वो। क्लियर? अब दिस रिसीप्ट इज नोन एज, अब इस रिसीप्ट को हम क्या बोलेंगे? अब ध्यान से सोचिएगा, हमने प्रीवियस भी किया है। अब जरा ध्यान से सोचिएगा कि ये स्मॉल सेविंग्स है, डिसइन्वेस्टमेंट है, बोरिंग्स है या डिविडेंड्स है। अब अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा फिर से। अब हमने सोर्सेज किए थे कैपिटल रिसीप्ट पे, उसमें कौन कौन से सोर्सेज थे? एक तो बोरिंग्स थे, बोरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा ना, बोरिंग्स के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ लिया कि बोरिंग्स क्या है। अब बोरिंग्स के जो कंडीशंस हमने पढ़ी वो तो उसमें एक भी नहीं है। क्लियर? बोरिंग्स में की मीनिंग में जो भी हमने पढ़ा उसमें एक भी चीज नहीं है, उसमें तो बेचने की बात कर रहे हैं। बोरिंग्स तो उधार लेना है, फंड्स रेज करना है, तो बोरिंग्स में तो हमने फंड रेज करने की बात की। तो यहाँ पर बात हो रही है उस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? इसमें तो बेचने की बात हो रही है, सेलिंग की बात हो रही है, किसकी? शेयर्स के सेलिंग की बात हो रही है। लेकिन उसमें तो हमने बात की, बोरिंग्स में तो बात की हमने किसकी बात की? हमने बात की फंड रेज करने की, उधार लेने की। यहाँ पर बेचने की बात हो रही है, ये रिसिप्ट है। तो इसका मतलब रिसिप्ट इन द सेंस ये भी रिसिप्ट ही है, बोरिंग्स भी, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ बेचा नहीं जा रहा, रेदर रेस किया जा रहा है, फंड को रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोरिंग्स तो हो नहीं सकता, आंसर सिंपली गलत हो गया। क्लियर? अब देखिए एक सीधी सीधी ऑप्शन निकल रही है, कहा इसमें से कौन सी? अब देखिए इसके अगर नाम आपको पता है, बोरिंग्स है, रिकवरी ऑफ लोन है, रिकवरी ऑफ लोन तो उस ऑप्शन में है ही नहीं। अब अदर रिसीप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट है और स्मॉल सेविंग्स है, ये ऑप्शन है ना, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स, ये भी है ऑप्शन में, ये भी है स्मॉल सेविंग, लेकिन ये डिविडेंड ऑप्शन में है ही नहीं। हमारे जो सोर्सेज हैं कैपिटल रिसीप्ट के, तो ये है ही नहीं, तो इट मींस ये भी गलत हो जाता है। लेकिन किसी ना किसी सेंस से ये इससे रिलेटेड जरूर है। क्यों रिलेटेड है? देखिए अगर आपको पता हो कि शेयर्स का हमें क्या मिलता है, शेयर्स के ऊपर हमें जो इनकम होती है वो क्या होती है? डिविडेंड। हमें शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर्स पे जो हमारी कमाई होती है वो क्या होती है? इनकम होती है, वो डिविडेंड बोलते हैं। ये इससे रिलेटेड जरूर है, ऑप्शन में डाल दिया, लेकिन इससे रिलेटेड है, बट ये आंसर नहीं है, ये इसका मीनिंग नहीं है, ये इसका पार्ट है आगे। क्लियर? तो ये बात का अगर आपको पता है, चीजों का छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो इजी हो जाएगा कि ये इसका पार्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? ये मीनिंग नहीं हो सकता इस चीज का। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो निकल गई। अब ये दो बची, स्मॉल सेविंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जरूर टिक कीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका आंसर, इस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में मैंने आपको बात ये आंसर है उसका, उस चीज के बारे में स्टार्टिंग में ही बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे हम डिस्कस करेंगे, ये वही चीज है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब डिसइन्वेस्टमेंट किस तरह से? स्मॉल सेविंग्स गलत हो जाता है, स्मॉल सेविंग इज अनदर थिंग, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो स्मॉल सेविंग अलग चीज हो जाती है, जिसमें छोटे छोटे जो क्या होते हैं, फंड रेज किए जाते हैं पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, लाइक किसान विकास परतास, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो ये जो है कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट किए जाते हैं और ये क्रिएट करते हैं लायबिलिटी। क्लियर? इनसे फंड रेज किया जाता है, क्लियर, पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ, मैंने बताया आपको, पोस्ट ऑफिस जो डिपॉजिट होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हो जाती है स्मॉल सेविंग्स की। तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। अब शेयर्स तो इट इज अ वेरी बिग टर्म ना,
शेयर्स तो एक बिग टर्म है, तो इसमें जो है बात की जा रही है शेयर्स के रिगार्डिंग, तो डिसइन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ये चीज जो बोल रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ते, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू द एक्ट। ये कौन सा एक्ट है, एक्ट ऑफ सेलिंग है, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्ट ऑफ सेलिंग बोल रहे हैं, जिसमें क्या है, अ पार्ट या होल ऑफ शेयर्स जो है सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स हैं, या तो कुछ पार्ट उनका या फिर पूरा पार्ट बेच दिया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड है, उसके पास, गवर्नमेंट के पास है, वो बेच देती है। जब उनको बेच देती है, या तो पूरा पार्ट या फिर कुछ पार्ट, तो उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसके रिगार्डिंग अब ध्यान दीजिएगा, इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चंस आगे आया भी हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर्स में बहुत बार आया भी हुआ है, और इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी आई हुई है, तो एग्जांपल भी इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है, ये क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि ये क्या करे, इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो है एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, अभी तक हमने बोरिंग्स के रिगार्डिंग पढ़ा और स्मॉल सेविंग्स, ये स्मॉल सेविंग्स और बोरिंग्स, ये दोनों चीजें क्या कर रही है, इट रिड्यूसेस द इट रिड्यूस, वो कर रही है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, ये दोनों क्या कर रही है, ये दोनों क्या करती हैं, कैपिटल जो लाइबिलिटी है क्रिएट करती हैं, ये दोनों चीजें लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं। लेकिन हमारे पास जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉइंट है ना, इसमें क्या होता है, इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये एसेट्स जो है वो गवर्नमेंट के रिड्यूस करती है, जो दूसरा हमारी कंडीशन है। अब देखिए इसमें भी एक सिंगल कंडीशन ही फुलफिल हो रही है, फिर भी क्या है, ये कैपिटल रिसीप्ट है, क्लियर, सिंगल कंडीशन फुलफिल हो रही है कैपिटल रिसीप्ट की, इसमें अभी लाइबिलिटी का पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये डिसइन्वेस्टमेंट ही है। अब इसकी एग्जाम्पल पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे ही नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, और सेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट होल्ड ऑनरशिप इन वेरियस पीएसयूज, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब गवर्नमेंट जो है ऑनरशिप होल्ड करती है बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स हैं उनमें, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन कौन से हो जाते हैं, रेलवे हो जाता है, डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना, उनको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, जो गवर्नमेंट के हैं, क्लियर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बोला जाता है, और उनके जो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में ही उसकी ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट की डायरेक्टली नहीं होती, क्लियर, ये नहीं कि गवर्नमेंट उसकी ऑनर है, गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है इसकी, कभी भी याद रखिएगा, कंपनीज में इक्विटी शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरशिप का पता चलता है कि जिसके पास ज्यादा शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, उसकी ऑनरशिप उस पर्सन के पास है, क्लियर। अब अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा इक्विटी शेयर्स है, तो इट मींस, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को क्या बोला जाता है, ऑनर्स बोला जाता है, इसीलिए जिसके पास ज्यादा इक्विटी शेयर्स होंगे वही क्या हो जाएगा, ऑनर होगा। तो व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स, जब गवर्नमेंट कुछ पार्ट या फिर पूरा पार्ट शेयर्स का बेच देती है, तो इट लीड्स टू द, ये क्या चीज हो जाती है, अब गवर्नमेंट से वो चीज हाथ से निकल गई, तो इट मींस किसी के पास भी गई, गवर्नमेंट के अलावा किसी पर्सन के पास भी वो चीज गई, ट्रांसफर हुई, तो वो क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से क्या बन जाएगी, प्राइवेट एंटरप्राइज बन जाएगी। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट के अलावा, सिर्फ जब चीज गवर्नमेंट के पास है, इक्विटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, तभी तक वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, अदरवाइज जो भी पर्सन उसके पास, जिस भी पर्सन के पास चली गई, वो बन जाती है प्राइवेट एंटरप्राइज, क्लियर। सो ये छोटी सी चीज थी इन डिसइन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट के रिगार्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो बहुत बार आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, चाहे वो हम यूजीसी के पेपर में बोले, चाहे वो हम बोर्ड के पेपर में बोले, 12th के बोर्ड में पेपर बोले, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जैसे बोला कि अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, जो भी हमने आज के टॉपिक्स में डिस्कस की चीजें, आज के टॉपिक में हमने जो भी चीजें डिस्कस की, या हमने प्रीवियस लेसन में जो भी चीजें डिस्कस की हैं, उनसे रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे, और भी लेकर आएंगे ऐसे ही, और ये एग्जाम्पल से उठाया गया क्वेश्चन है, क्लियर। तो ऐसे और भी डिफरेंट वे से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, क्लियर। अब हमें देखना क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द कैपिटल रिसीप्ट। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या है, इनमें से कैपिटल रिसीप्ट कौन सी है। अब देखिए ये सभी एक एग्जांपल्स ही हैं, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कौन सी ऐसी है जो कैपिटल रिसीप्ट है। अब फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2014 एंड 15। अब एक फाइनेंशियल, यहीं से आपको पता चल जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है,
एक फाइनेंशियल यानी कि एक फिजिकल ईयर के बारे में बात हो रही है। तो एक फिजिकल ईयर के बारे में जब बात होती है, एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में जब बात होती है, वो चीज क्या होती है, कैपिटल होती है या रेवेन्यू होती है? आप जरा सोचिए, मैंने बहुत बार आपको बता हुआ है कि अगर एक साल से चीज रिलेटेड है वो रेवेन्यू रिसीप्ट बोलेंगे, उसको कैपिटल रिसीप्ट नहीं बोलेंगे। ऑटोमेटिकली यहां से ही पता चल जाएगा। अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आई ना, ये ईयर को आपने ध्यान से सोच लिया, आपको यही से ट्रिक पता चल रही है कि अगर एक साल की बात हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इट मींस इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट नॉट अ कैपिटल रिसीप्ट। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद हो सोर्सेस कौन कौन से हैं रेवेन्यू रिसीप्ट के, हमने पढ़ा भी था डिटेल में कि लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट को हम देते हैं, कोर्ट फीस देते हैं, लीगल फीस देते हैं, तो वो चीजें डायरेक्टली हम उनके क्या बोलते हैं, उन्हें हमने किया भी था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद हो हमने उन्हें पढ़ा था किस हेडिंग में, नॉन टैक्स रेवेन्यू की हेडिंग में पढ़ा था कि लाइसेंस या कोर्ट फीस आप देते हो तो वो नॉन टैक्स फीस बन जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू बन जाते हैं गवर्नमेंट के, और नॉन टैक्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। टैक्स रिसीप्ट और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीप्ट है। क्लियर? नाउ ऑप्शन बी देखिए, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम द फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज। अब देखिए ये भी चीज हमने पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी नॉन टैक्स रेवेन्यूज में ही पढ़ी थी। देखिए जो भी ये चीज किसके बारे में डिस्कस कर रही है, अब फाइनेंशियल हेल्प मिली है, फाइनेंशियल हेल्प मिली है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से मिली है फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरिया से। अब ये इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे ग्रांट। अब ये चीज ग्रांट मिल रही है, हेल्प मिल रही है। क्लियर? तो ग्रांट दी जा रही है या हेल्प दी जा रही है, किसी कंट्री को स्पेशल असेसमेंट दी जा रही है, हम वो भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें सभी हमने नॉन टैक्स की हेडिंग में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल वाली वीडियो में हमने, परसों वाली और कल वाली वीडियो में इनके रिगार्डिंग हमने डिटेल में पढ़ा था। क्लियर? तो अब ये चीज गलत हो जाती है, तो ये भी क्या है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, ये रेवेन्यू है, अब ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इसका मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाती है ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, सेल ऑफ 40% ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। अब यही अभी हमने पढ़ा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें क्या बोल रहे थे, कुछ पार्ट शेयर्स का या पूरा पार्ट शेयर्स का अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है बेच देती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब यही सेम चीज यहाँ पर एग्जांपल में उन्होंने लिख दी, तो इट मींस इट इज व्हाट, इट इज डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट नॉट रेवेन्यू रिसीप्ट। तो ये हमारा बन जाता है आंसर। क्लियर? क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट के अंदर हेडिंग आती है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट की ये क्या है, एग्जांपल है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाती है, कैपिटल रिसीप्ट। तो प्रॉफिट ऑफ द LIC अ पब्लिक एंटरप्राइज जो है, अब ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी लिख दिया पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो यहाँ पर लिखा था इसमें भी लिख दिया कि जो प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट क्या है, LIC कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि प्रॉफिट तो हर साल चेंज होता है ना, वो एक साल से रिलेटेड एक चीज है जो कि रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। प्रॉफिट के बारे में भी हमने पढ़ा था, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स आर द of any public enterprises is non-tax revenue which is given to the government. Clear? So इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, तो ये भी क्या है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। तो ये भी गलत हो जाता है, ऑप्शन से निकल जाता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी ऑप्शन यही बचती है, ऑप्शन सी। क्लियर? अब चलते हैं आंसर पे, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी ही है, सेल ऑफ 40% ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्यों है, बिकॉज इट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया ना, ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है, विच इज अ कैपिटल रिसीप्ट। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। क्लियर? सो होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर न्यू है, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे भी वीडियोस को शेयर कीजिए कि इससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ विद अनदर 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।